एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस हिसाब से कर रहे हैं कि आपका टॉपिक कवर हो, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट लेने का मेन मकसद टेस्ट, चलो टेस्ट भी है, लेकिन टेस्ट हम लोग इस तरह से लेते हैं कि आपका एक टॉपिक एक बार में कंप्लीट हो जाए। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन कर रहे हैं, 50+ क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। उसके आगे का क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। क्लियर। हम लोग ये उठा कहाँ से रहे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं अपने राकेश यादव सर की बुक, जो एसएससी जनरल स्टडीज करके आता है 2020 तक के क्वेश्चन। क्लियर। तो राकेश यादव सर को हम इस बुक से उठा रहे हैं क्वेश्चन सारा। तो इसमें केमिस्ट्री तो क्या क्या हो चुका है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और उसके अलावा पॉलिटी हो चुका है। हम केमिस्ट्री और फिजिक्स अभी साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, डेली एक एक लेक्चर आ रहा है इसमें। एक और हम इसमें सोच रहे हैं केमिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट इसमें उठाने का, आप लोग मुझे बता सकते हो। क्लियर। लुसेंट ऑब्जेक्टिव से अभी क्या क्या हो रहा है, 3 सब्जेक्ट इसमें कंटिन्यूसली चल रहा है। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, बायोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये तीनों साथ साथ चल रहा है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तो जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके जगह पे हम फिर यहाँ पे इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। क्लियर। दोनों सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करना है, लेकिन ऐसे हम नहीं करें कि सेम सब्जेक्ट यहाँ से भी, सेम सब्जेक्ट यहाँ से भी, थोड़ा फिर क्योंकि यहाँ से अलग यहाँ से अलग तो आपको होता रहेगा ना। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। एक हमारा सब्जेक्टिव कोर्स है, इसमें हम इन तीनों बुक को फोकस कर रहे हैं। मेजॉरिटी हम कंटेंट यहाँ से उठा रहे हैं उस, क्योंकि हमारा मेन है टॉपिक कंप्लीट होना, हमारा सिलेबस कवर होना। क्योंकि हम क्या करते हैं, बार बार हमें मिस हो जाता है कि हम वीडियो बहुत देखते रहते हैं, लेकिन हमारा एक बुक कवर नहीं हो जाता है, जो कि कवर टू कवर कंप्लीट नहीं होता है। क्लियर। वो हमारा मेन फोकस है कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। 50 क्या प्लस हो चुका है। चलिए ये सब हो चुका है, पोटेशियम वगैरह। देखो ये सेम क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, एटॉमिक नंबर वाला, ये आप एक बारी। हाँ चलो यहाँ से देख रहे हैं 56 से, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। भाई कितनी बार बता चुका हूँ, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, सिंपल है, एक बारी और मैं रिवाइज कराता हूँ। एक एटम है, एटम में 3 चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम के न्यूक्लियस में 2 चीज़ होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। क्लियर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बैठे हुए रहते हैं ऐसे करके। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो एटॉमिक नंबर किसके किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और मास नंबर किसके इक्वल होता है, मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, याद रखना है। तो आपको एक चीज़ आपसे पूछा है कि मास नंबर में से नंबर एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। इसे ध्यान रखना, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर आप माइनस करोगे तो ये आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, याद रखना है। लेकिन अब मास नंबर के एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। ये तो आपको मैं बता चुका हूँ, फ्लोरीन ये भी मैं बता चुका हूँ। मास नंबर, हाँ ये बताइए, ये क्योंकि ये सिंपल, ये जो जो 58 नंबर वगैरह क्वेश्चन है ना, ये सिंपल आपका है। आपको बस पीरियोडिक टेबल मैंने बोला था ना 30 तक आप याद कर लो, उसी से आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन आयरन। क्लियर। ग्रेटर देन आयरन, तो आयरन का क्या होता है, 26 होता है। और तो कोबाल्ट का एक्चुअली 27 होता है, बाकी का इन सब का तो कम ही होता है, तो कोबाल्ट ज़्यादा होगा। मास नंबर किसका सम होता है भाई, अभी तो हमने किया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, कहाँ पे था, मास नंबर किसका सम होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो हमें एक चीज़ और याद रखना है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर। अब यहाँ देखना, द मास नंबर ऑफ एन एटम, ध्यान देना, मास नंबर ऑफ एन एटम क्या होता है, ऑलवेज लेस देन एटॉमिक नंबर। ध्यान देना, मास नंबर आपका किसके बराबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, सिर्फ प्रोटॉन। तो क्या, बहुत ध्यान से बता रहे हैं, यहाँ पे गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मास नंबर
क्या हमेशा हमेशा मास नंबर, देखो कोई एटम होता है उसके मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से। तो क्या ए हमेशा जेड से बड़ा होता है? नहीं भाई। हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो। हाइड्रोजन में भी आप हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप का एग्जाम लेना है? प्रोटियम का। प्रोटियम में क्या होता है? एक प्रोटॉन होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर भी एक होता है और मास नंबर भी एक होता है। समझ में आया? तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मैंने यहाँ लिखा नहीं। डी ऑप्शन क्या है कि समटाइम्स क्या होता है, दोनों बराबर होता है, कभी कभी दोनों बराबर होता है, और अधिकतर समय में हाइड्रोजन को छोड़ दे, हाइड्रोजन का वो प्रोटियम वाला केस छोड़ दे, तो मास नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन होता है किसके? एटॉमिक नंबर के। एक एक्सेप्शन है, कौन सा? हाइड्रोजन का प्रोटियम वाला आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम वाला नहीं, सिर्फ प्रोटियम वाला। क्लियर? मैंने आपको आइसोटोप 3 बताया था ना कल 3 आइसोटोप बताया था ना हाइड्रोजन का, ठीक है ना? याद है ना आप लोग को? भूल मत जाना, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये सब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। एटॉमिक नंबर है 17, यानी आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17। मास नंबर है 36, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है 36। तो न्यूट्रॉन्स क्या नंबर क्या निकलता है भाई? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, मतलब मास नंबर। भाई याद रख लो, याद नहीं रखो मतलब याद ही हो जाएगा, मतलब इतना बार हम लोग करेंगे। एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर है 36 में से 17 गया था 19। Which of the following element has relative atomic weight that is made up of contains 17 protein, 18 neutron और 17 इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे क्या लिखा है? Which of the following element has atomic weight? ध्यान देना, रिलेटिव एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक वेट भी सेम है। रिलेटिव एटॉमिक वेट को हम एटॉमिक मास या मास नंबर कह सकते हैं। समझ में आया? तो एटॉमिक मास या मास नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो प्रोटॉन यहाँ पे कितना है? 17, न्यूट्रॉन कितना है? 18, तो टोटल कितना ऐड हो जाएगा? 35। ये पिछले साल बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो ये है 92, ये नंबर है ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पे ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ऊपर, क्योंकि ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, तो आप 238 में से 92 घटा दो तो 146 आ जाएगा। 6 और ये 23 में से 9 गया था 14, 146। क्लियर? ये पूछो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसमें टोटल, इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन है 127, लेकिन बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। अब चलिए 64 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट हैविंग मास। ये तो सिंपल है भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है 226 और एटॉमिक नंबर है 88, तो 226 में से 88 गया तो कितना हो जाएगा? आप सिंपल निकाल सकते हो। क्लियर? अब बताइए कितना होगा? सिंपल ऐसे, ये तो आप मैथ्स में किए होइएगा कि इसमें से 226 में से 100 घटा देते हैं और उसके बाद 12 ऐड कर देंगे तो 138। ये सब मैथ्स में हम लोग छोटा छोटा ट्रिक नहीं याद करते हैं, मतलब ट्रिक नहीं ध्यान रखते हैं, ताकि माइनस वगैरह करना आसान हो जाए। सीधा घटा दो, सीधा भी घटाओगे तो टाइम है ही आपके पास एग्जाम। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, एटॉमिक नंबर 8। व्हाट इज मास इन ग्राम ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस? ध्यान देना। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? बहुत आसान है, देखिए। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, यानी इसका मास नंबर कितना है? 16 है, मास नंबर 16, ठीक है। एंड एटॉमिक नंबर 8 है, कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक नंबर यानी इसके पास प्रोटॉन है 8 और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16 है। चलो ये हम बस ऐसे ही देख लिए, हमें वो निकालना भी नहीं था। व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस? तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, तो 16 एक का मास है, एक का एटॉमिक मास, एक एटॉमिक। लेकिन O कभी एटम के फॉर्म में थोड़ी रखता है, O तो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, एक के साथ रहता है ना, O अकेला थोड़ी रहता है, O2 के साथ रहता है ना। तो एक का मास है 16, तो 2 का मास कितना हुआ? 16 × 2 32।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ ग्राम ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो एक का है 32 ग्राम, तो 2 मोल का कितना होगा, 2 × 32 64 ग्राम। यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। आप सीधा ऐसे 16 दूना 32 मत कर देना, क्योंकि 16 सिर्फ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यानी सिर्फ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन अकेले थोड़ी होता है, ऑक्सीजन तो हमेशा O2 होता है। तो एक का 16, तो 2 का 32, 16 दूना 32। लेकिन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बोला है भाई, ऑक्सीजन अकेले रहता है, ऐसे नहीं रहता है अकेले। तो ऑक्सीजन गैस का मतलब होता है O2, तो एक O2 का है 32 ग्राम, तो 2 मोल ऑफ O2 64 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। इसका दो ऑप्शन नहीं लिख पाया, 2 ऑप्शन मैं बताता हूँ। सी ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ सुटेबल वेलोसिटी इन फिल्ड ऑर्बिट, मतलब सिंपल है, इलेक्ट्रॉन विथ सुटेबल वेलोसिटी इम्पिंग्स का मतलब इस मेटल पे क्या करता है, वेलोसिटी से आप मारते हो। डी ऑप्शन है लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। समझ में, ध्यान देना। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्क्राइब एज द इजेक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इजेक्ट निकलता है इस मेटल से। कब निकलता है भाई, ध्यान देना, जब लाइट का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लाइट का सुटेबल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से तोड़ के बाहर फेंक देता है। सिंपल है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है और इलेक्ट्रॉन को तोड़ के कहता है भाई तुम भागो, इजेक्ट करवा देता है। समझ में आना। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब एज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन इट इज हिटन। नहीं, जब लाइट का सुटेबल फ्रीक्वेंसी पड़ता है, इसमें फॉल करता है, तभी निकलता है। क्लियर। तो कुछ मेटल के एग्जाम्पल दिए हैं जो ऐसे और एक और चीज, इस फेनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है ना उसको हम बोलते थे भाई तुम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि तुम लाइट के कारण, पर्टिकुलर लाइट के कारण, लाइट की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के कारण तो बाहर फेंका गया है, चलो तुमको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। सिंपल। और एक और चीज, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ऐसे कुछ मेटल के, जैसे एक है सीजियम, CESIUM, उसके अलावा रूबिडियम, पोटेशियम, ये सब एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस स्टार्ट्स व्हेन द इंसिडेंट लाइट, ध्यान देना क्या पूछा, पिछला ही क्वेश्चन है, इंसिडेंट लाइट हैज सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। भाई पिछले में हमने क्या दिखा था कि लाइट का सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसा थोड़ी, एग्जांपल लेते हैं, आप यहाँ पे खड़े हो भाई, हम आपको एक पर्टिकुलर वेट से धक्का मारेंगे, फोर्स लगाए तभी आप आगे फेंकाओगे, नहीं ऐसा थोड़ी है कि हम छुएंगे भी आप फेंका जाओगे, नहीं। एक, क्योंकि आपके पास जितनी कैपेसिटी है उतना तो आप सह सकते हो ना, जैसे उससे ज़्यादा मैं ताकत लगाऊँ, जितना आपकी कैपेसिटी है सहने की, उससे ज़्यादा ताकत मैं लगाऊंगा, आप धक्का दिए चले जाओगे। सेम यही यहाँ पे होता है कि इन मेटल से इलेक्ट्रॉन, ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन को कोई छू देगा बाहर निकल जाएगा भाई, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर जब लाइट आती है तभी वो बाहर जाता है। ठीक है ना, समझ में है ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। ठीक है। प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्वांटा, ध्यान देना, प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्वांटा इज डिस्क्राइब एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक नाम दिया जाता है, प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्वांटा। लाइट क्वांटा का मतलब क्या होता है, लाइट का एक टुकड़ा, जैसे यहाँ पे हमें मान लेते ध्यान से देना, लाइट के दो नेचर है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। जो पार्टिकल नेचर वाला होता है ना, उसको हम क्वांटा बोल लेते हैं कि लाइट का एक टुकड़ा है, ऐसे 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 आ रहा है, और ये टुकड़ा क्या कर रहा है, मेटल पे टकराता है और फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है। इस क्वांटा को हम लोग फोटोन बोलते हैं भाई, प्रोटोन नहीं, फोटोन्स बोलते हैं। समझ में आया ना, फोटोन्स।
कोई दिक्कत नहीं। यानी क्वांटा इज डिस्क्राइब एज अ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। क्वांटा, एक क्वांटा मतलब ये इसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी है, तभी तो ये भाई इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के फेंक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आप याद कर लो, प्लैंक्स कांस्टेंट पे ये है एच का वैल्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम एच से डिनोट करते हैं। मैं ज़्यादा समझा नहीं सकता क्योंकि समझाऊंगा तो देखो मुझे आता है, लेकिन मुझे समझाना मतलब नहीं लगता कि इतना ज़्यादा पूछेगा। ये सब जो इंसान इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करते वो ज़्यादा ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव सेम वेवलेंथ देन दे विल हैव द सेम। अगर सेम वेवलेंथ है तो उसके पास सेम क्या होगा ये बताना आपको। मैं आपको समझाता हूँ। किसी के पास अगर इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम वेवलेंथ तो कुछ आपको फॉर्मूला पता होता है। जैसे एक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू। क्लियर? तो सबसे पहले एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू का मतलब होता है सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ये हमें पता है। उसका एक ये फॉर्मूला होगा। एक फॉर्मूला हमारा है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, इन दोनों को इक्वेट करो तो एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सी से एक सी गया, तो यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं, लैम्डा को इधर ले जाते हैं, लैम्डा को इधर ले जाओ, इधर इधर ऊपर ले जाओगे इधर, तो इधर क्या आएगा एच अपॉन नीचे एम सी। ये वेलोसिटी है ना, तो आपको पता है मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है एम वी यानी वेलोसिटी, तो आप एच अपॉन पी कर सकते हो यानी मोमेंटम इक्वल टू लैम्डा। तो ये तो एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं ना वेवलेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीनियर मोमेंटम के। तो अगर वेवलेंथ सेम है तो उसका लीनियर मोमेंटम भी तो सेम होगा, क्योंकि वो दोनों प्रोपोर्शनल तो है, चाहे लीनियर है या इनवर्सली है, लेकिन सेम होगा। समझ में है ना? नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल है ड्यूअल नेचर पार्टिकल एंड वेव, दोनों नेचर होते हैं किस पार्टिकल के पास। ध्यान देना, इसमें से किस पार्टिकल के पास दोनों नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, इस किसने ये प्रेडिक्ट किया है दोनों नेचर होते हैं? डी ब्रॉगली ने प्रेडिक्ट किया है कि कुछ स्मॉल पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, इसमें दोनों टाइप के कैरेक्टर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होते हैं और वेव नेचर भी होते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। वो आज प्रोपागेटेड बाय, किसने प्रोपागेट किया? डी ब्रॉगली, अभी तो मैंने बताया था। ठीक है ना, डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली ने जो एक प्रेडिक्ट किया था कि डी ब्रॉगली के हिसाब से लैम्डा होता है एच अपॉन पी यानी एच अपॉन एम वी के बराबर, ये उन्होंने बोला था। ठीक है ना, पी है ये एम वी, पी मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, जिनको समझ में नहीं आता। द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली डिटरमाइंड। ध्यान देना पड़ता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पोजीशन और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, ध्यान देना बता रहे हैं कि भाई आप इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा से ज़्यादा एक बारी में पोजीशन डिसाइड कर लो या वेलोसिटी, दोनों को डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मतलब ये इवन अगर जो लोग जेई या नीट की तैयारी करते हैं उनको भी समझने में ये थ्योरी बहुत मुश्किल होती है। क्लियर? ठीक है, एक्सरे का डिस्कवरी किसने किया? विलहेल्म रोंटजेन ने किया था, ये याद रख लेना है। ठीक है ना, ठीक है, यहीं तक रखने देते हैं, हम इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए, और एक और चीज़ आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो इसको एटलीस्ट आप अपने दोस्तों को बता सकते हो। और क्लियर?
चलो, अगर कोई जैसे कुछ स्टूडेंट को ला सकता है तो उससे उसका अपना फ़ी भी कम हो जाएगा, ये तो चलेगा ही, होगा ही होगा। तो आप आराम से इस नंबर को याद रखना, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।